नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको एक चिंतनीय बात बताने वाला हूं, एक ऐसी बात जिसको लेकर हम सबको सोचना चाहिए और हम सब के लिए ये बड़ा कंसर्न हो सकता है। मैंने कई वीडियो में इन बातों का जिक्र किया है, इन चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन अब जो दावे सामने आ रहे हैं, जो दावे किए गए हैं, जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, वो बेहद चिंतित करने वाले हैं। लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत हैं ये। और हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जो लोग भी इस देश में स्वतंत्र राय रखते हैं, उनके लिए ये डरने का मौका है, सावधान हो जाने का मौका है, क्योंकि जो चीज़ें सामने आई हैं वो और ज़्यादा पुख्ता तरीके से इस बात को कहती हैं कि अपनी ही सरकार से सावधान हो जाइए, रक्षक ही भक्षक बन सकता है। आज इसी पर बात करेंगे। एक नया खुलासा हुआ है, अमेरिका से खुलासा हुआ है, भारत के बारे में हुआ है, और पेगासस से भी बड़ा खुलासा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हो सके तो मित्रों को आमंत्रित कर लीजिए। अगर आप हमारे वीडियोज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड आपको स्क्रीन पर मिलेगा, उसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। अमेरिका की एक सिक्योरिटी रिसर्च एजेंसी है। कुछ लोग हैं जो सिक्योरिटी रिसर्च करते हैं, इंडिपेंडेंट, और वो ये पता करते रहते हैं कि पूरी दुनिया में लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्या मामला है। ह्यूमन राइट पहले समझना ज़रूरी है। जो लोग इसको नहीं समझते हैं वो बहक जाते हैं। ह्यूमन राइट मतलब मानवाधिकार। एक इंसान को जीने का अधिकार है, उसको इंसान की तरह रहने का अधिकार है, उसको इंसान वाले सारे हक मिलने चाहिए। ये इंसान का प्राथमिक कर्तव्य, जो ऊपर से ईश्वर ने उसको दिया है, प्राथमिक अधिकार है। और जो अधिकार किसी सरकार के अधिकार से बड़ा अधिकार होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी आदमी को काम पे रखा है तो ऐसा नहीं कि आप उसको पानी ना पिलाएं 15 दिन तक। ये उसका ह्यूमन राइट है कि उसको पानी मिलना चाहिए। तो ह्यूमन राइट जो है वो अक्सर जो अथॉरिटी होती है, सरकार होती है, उसके प्रति आम आदमी का अधिकार होता है। आम आदमी अपनी बात कह सके, ये उसका ह्यूमन राइट है। आम आदमी अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाहे तो सरकार उसे रोके नहीं, ये उसका ह्यूमन राइट है। इंसान को आज़ाद रहने का अधिकार है। ये नहीं है कि उठा के पुलिस उसको कभी भी बंद कर देगी, जब तक कि वो दूसरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक ना हो। इसका अलग तर्क है। तो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता होते हैं पूरी दुनिया में, इनका काम है लोगों को इंसानी हक दिलाने के लिए काम करना और सरकार से उनके उन इंसानी हकों की, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना। ह्यूमन राइट सरकार के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो विचारधाराएं सरकार के पक्ष में होती हैं, वो किसी भी पार्टी की कहीं पे भी सरकार हो, वो विचारधाराएं मानव स्वतंत्रता को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए वो ह्यूमन राइट को भी पसंद नहीं करती हैं। और वो तरह तरह के कुतर्क देकर ह्यूमन राइट्स को गलत ठहराने की कोशिश करती हैं, जबकि वो ऐसे तर्क देती हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट लागू नहीं होता। लेकिन ये बहस अलग दिशा में चली जाएगी, इसलिए यहीं रुकना पड़ेगा। और कुछ भारत के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनके खिलाफ आप फर्जी मुठभेड़ देखते हैं, पुलिस उठाती है, किसी आदमी को ले जाती है कोने में। फिल्मों में भी देखा होगा, अब तक 56 कई फिल्में बन चुकी हैं। उनको पुलिस मुठभेड़ में मार देते हैं। वो दोषी है या नहीं है, न्याय के सामने उनको पेश करना चाहिए, वहाँ कुछ सबूत पेश करना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। ये भारत की प्रक्रिया है। लेकिन वही पुलिस, वही अथॉरिटी, वही सरकार अगर सबूतों के साथ खिलवाड़ करने लगे, झूठे सबूत प्लांट करे और फिर किसी को उसी अदालत से सज़ा दिला दे, तो मामला और गंभीर हो जाता है। अमेरिका के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें पता की हैं जो ये बता रही हैं कि भारत में कुछ स्पेसिफिक लोगों के ईमेल अकाउंट और उनके मोबाइल नंबर हैक किए गए थे, जिसमें
ज़्यादातर लोग वो हैं जो लेफ़्ट वर्सेस राइट का जो कन्फ्लिक्ट था महाराष्ट्र का, उससे जुड़े हुए थे और जिन्हें भारत में अर्बन नक्सल्स कहा जाता है। और जो अर्बन नक्सल्स कहा जाता है उसके पीछे यही सारे सबूत हैं जिनके प्लांट किए जाने की बात हो रही है, जिनके कारण उनके ऊपर ये ठप्पा लगा उनके माथे पे। एक जा चुके हैं, उनको सिपर तक नहीं दिया गया पानी पीने के लिए, अल्जाइमर से पीड़ित थे, हाथ कांपते थे, 80-82 साल के थे, फादर स्टीन स्वामी, हम सब जानते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, रोना विल्सन हैं, बरबरा राव हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू हैं, और ये सारे लोग हैं। दरअसल क्या है, इन लोगों के ईमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश नहीं की गई बल्कि हैक किए गए, ये उन रिसर्चर्स का कहना है। और इन अकाउंट्स को सिर्फ हैक ही नहीं किया गया बल्कि जैसे आपका अकाउंट है, अगर हैक हो जाता है तो आप रिट्रीव कैसे करेंगे? आपका फेसबुक अकाउंट अगर हैक हो जाता है तो आप अगर उसको रिट्रीव करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपका एक ईमेल आईडी होगा सिक्योरिटी वाला और एक मोबाइल नंबर होगा, उस पर आपके OTP आएगा और वहाँ से आप कंफर्म करेंगे तो ये हो जाएगा कि भाई आपका अकाउंट आप ही का ही है। लेकिन अगर कोई आदमी हैकिंग करके कुछ ऐसे मॉलवेयर और लिंक डाल के आपके जीमेल को हैक कर ले और उसका जो बैकअप वाला ईमेल है, जिस ईमेल के ज़रिए आइडेंटिफाई होता है कि वो ईमेल आप ही रिट्रीव कर रहे हैं, जहाँ से आप पासवर्ड रिट्रीव करते हैं, उस ईमेल में अपना ईमेल डाल दिया गया। और ये काम सरकार ने किया है, ऐसा इन एक्सपर्ट्स का कहना है। कौन से एक्सपर्ट्स? जो अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि डिजिटल फॉरेंसिक जो जांच करता है, उन्होंने भारतीय जांच एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ज़रिए इन लोगों के अकाउंट हैक किए। जिन लोगों पे आरोप लगाए हैं पुलिस ने, जो आरोपी हैं, पुलिस ने उन्हीं के अकाउंट हैक किए और उन हैक अकाउंट के ज़रिए सबूत प्लांट किए। इस फर्म का कहना है कि कम से कम 2 कार्यकर्ताओं के उपकरणों में उनको फंसाने के लिए सबूत प्लांट किए गए, ये स्पेसिफिक आरोप है। और ये कहा गया है, इन जो रिसर्चर्स हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, इनका कहना यह है 3 लोगों के मामले में, 2 में तो पक्का हैक किया, 3 के मामले में उनको हैक करने के लिए उनको फंसाने की कोशिश की गई। सेंटिनल-1 एक संस्था है, उसके जो रिसर्चर हैं जुआन एंड्रेस ग्यूरेरो साडे, उसने बताया वायर्ड पत्रिका को कि आरोपियों को गिरफ्तार करने वालों के सबूत और उनके उपकरण में प्लांट, मतलब जिन लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और जिन लोगों ने इनको प्लांट किया सबूतों को, इन लोगों के आपस में संबंध प्रमाणित हुए हैं, ये एजेंसी कह रही है। सेंटिनल-1 कह रही है पुणे पुलिस लंबे समय से चल रहे इस हैकिंग अभियान से जुड़ी हुई थी, जिसे मॉडिफाइड एलिफेंट कहते हैं। ये वो दौर है जब बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, और ये सारे मामले थे यलगार परिषद के बाद में से जुड़े हुए। यलगार परिषद वाला मामला आपको पता होगा, हुआ ये है कि महार रेजिमेंट के साथ में जो अंग्रेज़ों की थी, मराठा राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा राजाओं को महार रेजिमेंट ने हरा दिया था। जब इस युद्ध के 100 साल पूरे हुए तो वहाँ पे यलगार परिषद ने एक आयोजन किया था। उस आयोजन में देश भर से दलित नेता आए थे। ये आयोजन बहुत पुराना, 100 साल पुराना आयोजन है। डॉक्टर अंबेडकर से लेके कई लोग इस आयोजन में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन इस बार चूँकि केंद्र में और राज्य में भी दक्षिणपंथी सरकार थी, उस सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो संभाजी भिड़े नाम के एक RSS के नेता हैं, और या आप उनको RSS के अलावा उन्होंने अपनी बहुत सारी संस्थाएं बनाई हुई हैं, उनका RSS से कनेक्शन बताया जाता है। संभाजी भिड़े के साथ में उनके कुछ साथियों ने दलितों के इस आयोजन पे हमला किया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। वहाँ तोड़फोड़ और मारपीट हुई, जिसके बाद हिंसा हुई। हिंसा होने के बाद में बाकायदा संभाजी भिड़े और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे, लेकिन बाद में चूँकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि संभाजी भिड़े का बहुत सम्मान करते हैं, उनसे मिलने वहाँ पे भी जा चुके हैं, तो उसके बाद मामला पूरा उलट दिया गया। और जो वहाँ पे मानवाधिकारी कार्यकर्ता, वामपंथी कार्यकर्ता और दूसरे कार्यकर्ता थे यलगार परिषद के कार्यक्रम में, उन लोगों के खिलाफ
मामले दर्ज कर दिए गए। और जब वो मामले दर्ज किए गए तो पहले एक रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर इन आरोपियों के मोबाइल में प्लांट किया गया था, ये आरोप लगा था। और ये आरोप लगा था जो उस वक्त इंटरनेशनल ऑपरेशन था ये, जिसमें ये पता चला था। और उसमें ये भी बताया गया था कि ये जो प्लांट किए गए थे पेगासस के ज़रिए कुछ सबूत, उन सबूतों में एक लेटर था, जिस लेटर को टाइप किया हुआ लेटर था, उसमें कोई साइन वाइन नहीं थे, हैंडराइटिंग नहीं थी। और वो लेटर इन लोगों के कंप्यूटर से बरामद किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश कर रहे थे। उस लेटर की भाषा बहुत रोचक है, मुझे याद है। उस लेटर में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत महान हैं, यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं और लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की भाषा थी। और इनको मारे बगैर काम नहीं चलेगा, ये उसमें लिखा हुआ था। यानी वो लेटर था, जो दुश्मन है, जो आपको मारना चाहता है, वो आप क्या प्रशस्ति गान करता है वैसे, फिर बाद में मारने की बात करता है। वो लेटर उसमें पेश किया गया, वो लेटर, उसके आधार पर मुकदमे चले और बहुत सारे लोगों पर ऐसे मुकदमे लगाए गए, आज तक उनको जमानतें नहीं मिली हैं। और ये कहा जा रहा है कि सबसे पहला हमला 2012 में शुरू हुआ था और 2012 में उसी तेज़ी से फिर 2016 तक आक्रामक रूप से ये हमले होते रहे। सेंटिनल-1 का एक खुलासा जो है वो एक ये बता रहा है कि अनाम ईमेल सेवा प्रदाता के साथ काम करते हुए ये चीज़ सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया, अनाम मतलब ये है कि एक ईमेल जो प्रोवाइडर उसने बताया नहीं, तो क्या करते थे, इनको स्पैम मेल भेजते थे, अलग अलग तरह की मेल। और उस मेल में से कोई भी मेल अगर आपको लगा कि क्लिक करके देख लेते हैं तो उसके साथ ही वो आपके अकाउंट के अंदर, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके ज़रिए उनका कंट्रोल आ जाता है। और सुरक्षा अनुसंधान संगठन ख़ास तौर पे बताता है कि 2018 और 19 में हैकर्स ने 3 जो आरोपी थे, जिनको पीड़ित कह रहे हैं, वो विल्सन बाबू और राव के खातों में जो रिकवरी ईमेल एड्रेस डाला था और फ़ोन नंबर बैकअप के रूप में जोड़ा था, ताकि ज़रूरत पड़ने पे इन खातों के पासवर्ड जब चाहें तब बदल लें और आसानी से उन खातों को कंट्रोल में लिया जा सके। तो ये रिकवरी ईमेल आईडी और फ़ोन एड्रेस पुणे के एक पुलिस अधिकारी के नाम से था और ये भीमा कोरेगांव मामले के 16 मामलों में करीबी से जुड़ा हुआ था। यह अधिकारी, एल्गार परिषद का आयोजन भीमा कोरेगांव में हुआ था। तो आप सोचिए कि एक जो अधिकारी, जांच अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है, वो आदमी जिन लोगों के ऊपर आरोप है, जो आरोपी हैं, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए उनके ईमेल आईडी हैक कर रहा है। और हैक करके उसने अपने ईमेल आईडी डाल दिए ताकि जब चाहे पासवर्ड बदल के इनके सारे ईमेल अपने कब्जे में ले सके। इतना बड़ा गैरकानूनी काम करके सबूत प्लांट किए जा रहे हैं। एक रिसर्चर हैं जिन्होंने ट्रू कॉलर के लिए ये पता लगाया और जिस पुलिस अधिकारी की के नंबर हैं वो ट्रू कॉलर पे उसकी पुलिस के फ़ोटो वोटो बाकी सारी चीज़ें हैं। और IIM जॉब्स करके एक वेबसाइट है IIMjobs.com, वहाँ के प्रोफाइल में भी ये नंबर उस पुलिस अधिकारी के नाम से जुड़ा हुआ पाया गया। यानी जिस नंबर को रिकवरी नंबर बनाया गया था वो ट्रू कॉलर पे ही नहीं, IIM जॉब में भी इस पुलिस अधिकारी ने अपने नाम से फीड किया हुआ है। यानी कि ये अधिकारी अपने फ़ोन नंबर को इनका ईमेल अकाउंट हैक करने में उसने इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, जब उसकी व्हाट्सएप प्रोफाइल चेक की गई उस मोबाइल नंबर की, तो उसमें भी उसी अधिकारी का फ़ोटो निकला, अधिकारी का सेल्फी लगा हुआ था। और जिससे पता चला कि यही पुलिस अधिकारी सब जगह काम कर रहा है। और बरबरा राव की जब गिरफ्तारी हुई थी तो जो न्यूज़ फ़ोटो आए थे, जो फ़ोटो खिंचवाए थे साथ में खड़े होकर पुलिस वालों में, उसमें भी वो पुलिस अधिकारी है। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसके अलावा रोना विल्सन के मामले में सेंटिनल-1 के साथ काम करने वाले ईमेल प्रदाता कंपनी के सुरक्षा विश्लेषक के अनुसार उनके ईमेल खाते में 2018 में एक फ़िशिंग ईमेल आया। फिर हैकर्स ने उसके खाते से छेड़छाड़ कर दी। फ़िशिंग ईमेल ऐसा आता है कि वो आपको कुछ आकर्षक बात कहेंगे, प्रस्ताव करेंगे, 30% डिस्काउंट, एक्शन के जूता सिर्फ 800 रुपये में, ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा। आप उसको जैसे छुएंगे वो लिंक कुछ और हो गया। और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं ईमेल प्रोवाइडर के,
उन्होंने कहा हम आम तौर पे ये बताते नहीं किसी को कि किसने किसका खाता हैक किया, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है और इस तरह की घटनाएं जब सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। कल इस देश में एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू चल रहा है। देश में नौजवान किसी एक योजना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जो केंद्र सरकार की योजना है, नौजवानों की भर्ती से जुड़ी हुई योजना है, और उस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को शांत करना, उनको काबू करना, उनसे बातचीत करना या तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की। फौज की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन किस तरह से तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कड़ी चेतावनी के साथ देश के नौजवानों से बात की, ये एक तरह के नए दौर का संकेत है। आमतौर पे सेना के अधिकारी अपने ही नागरिकों के साथ नरम लहजे में बात करते हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। जब ये अथॉरिटेरियन स्टेट की बात चल रही है तो ऐसे में आप एक बात सोचिए कि जब ये रोज़ किसी के घर ईडी पहुंच रहा है, किसी के घर एबी पहुंच रहा है, किसी के घर सीडी पहुंच रहा है, ये जानकारी बार बार आ रही है कि भारत की सरकार ने लोगों के आईफोन, मोबाइल और उनके अंदर जासूसी करने के लिए पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर खरीदे हैं। ये भी पता है कि पेगासस बिकता है तो सरकार को बिकता है, किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं बिकता। ये भी आरोप लगा था कि पेगासस राहुल गांधी के फ़ोन में भी प्लांट किया गया था। तो आप सोचिए कि हम किस सर्विलेंस स्टेज में रह रहे हैं, किस स्टेट में रह रहे हैं। आप एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जिसमें नागरिक सुरक्षित नहीं है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। एक बेसिक सुरक्षा, एक आदमी की प्राथमिक सुरक्षा भी पक्की नहीं है। सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी, सरकार की पुलिस आपकी चीज़ों की हैकिंग कर रही है, आपकी चीज़ों की हैकिंग करके सबूत प्लांट कर रही है। ये सोचने वाली बात है, चिंतित होने वाली बात है। दुआ कीजिए कि सारी बात झूठी निकले। अगर ये जरा भी सच्ची है तो ये बड़ा कंसर्न है। कल के दिन कोई भी पत्रकार, कोई भी साहित्यकार, कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी इंसान की बेहतरी की बात करने वाला आदमी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो सरकार इस तरह से उसको रेत देगी। और अब फर्जी मुठभेड़ की भी ज़रूरत नहीं है। उठाइए, हैकिंग करिए, फर्जी सबूत कोर्ट के सामने पेश करिए। आप ही के सरकार के फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, बोल देंगे सबूत सही हैं और आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। ये किस देश में, किस दौर में हम रह रहे हैं, ये सोचने का विषय है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अभियान समझकर लोगों तक पहुँचाएँ। लोगों को पता चलना चाहिए कि सरकार पे लगाम और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। नमस्कार, जय हिंद।